नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेज़ एडुटेरिया में। हमने जो सेक की यूनिट 1 की शुरुआत करी थी, आज हम उसके पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 3 के अंतर्गत हम रचनात्मकता के विविध क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रचनात्मक लेखन के हमारे सामने प्रमुख 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला क्षेत्र होता है हमारा साहित्य का क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र होता है पत्रकारिता का क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र होता है विज्ञापन का क्षेत्र। चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्षेत्र है वो साहित्य का क्षेत्र है। तो हमें ये पता ही है कि किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले हमें उसके अर्थ एवं परिभाषा का पता हो, तो हम सबसे पहले साहित्य के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। साहित्य का अर्थ हम सबसे पहले जानेंगे। तो जो साहित्य शब्द है वह अंग्रेजी के लिटरेचर का प्रायी है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन के लेटर शब्द से हुई है। यानी जो साहित्य हम शब्द यूज़ करते हैं वह अंग्रेजी का लिटरेचर शब्द है, और लिटरेचर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लेटर शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति अभिव्यक्ति कराने वाली ललित कला काव्य अथवा साहित्य कहलाती है। साहित्य शब्द को कोई निश्चित परिभाषा के द्वारा उसे परिभाषित करना थोड़ा कठिन होगा। जैसे पानी की कोई आकृति नहीं होती, जिस सांचे में डालो वह ढल जाता है, उसी तरह तरल यह शब्द है साहित्य। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, समालोचना, यात्रा वृत्तांत आदि बहुत सारे सांचे हैं, जिसमें हम इसको डालेंगे वह ढल ही जाता है। इसकी परिभाषा इसलिए भी कठिन हो जाती है कि धर्म, राजनीति, समाज, समसामयिक आलेखों, भूगोल, विज्ञान जैसे विषयों पर लेखन करना बहुत विस्तृत क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसको एक डेफिनेशन के अंतर्गत इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने कुछ परिभाषाएं उठाई हैं, जिससे कुछ न कुछ आपको समझ में ज़रूर आएगा, और अगर आप उसको पेपर में लिखेंगे, एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो उससे आपको थोड़े से बेहतर नंबर मिलने की आकांक्षा बढ़ेगी। तो चलिए उन परिभाषाओं की ओर एक नज़र डालते हैं। हमारे सामने एक परिभाषा है मुंशी प्रेमचंद जी की, जिन्होंने कहा है कि जिस साहित्य में हमारी रुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में गति और शांति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की दृढ़ता उत्पन्न न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। अगर आप इस डेफिनेशन को 2-3 बार पढ़ेंगे और सोचेंगे उसके बारे में, तो आपको यह झट से समझ में आ जाएगी कि प्रेमचंद जी क्या कहना चाहते हैं। लगभग इन्होंने साहित्य को थोड़ा बहुत डिफाइन कर दिया है। अगली परिभाषा हम लेंगे महात्मा गांधी जी की, जिन्होंने कहा है कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। चरस जो कि एक प्रकार का नशा है, तो गांधी जी यह कहना चाहते हैं जिसे एक नशे करने वाला भी समझ सके और एक खूब पढ़ा लिखा, मतलब उसे हर कोई समझ सके, वो साहित्य है। अगली डेफिनेशन हमारे सामने है आचार्य कुंतक जी की, जिन्होंने कहा है जब शब्द और अर्थ के बीच सुंदरता के लिए स्पर्धा की होड़ लगी हो तो वह साहित्य की सृष्टि होती है। डेफिनेशन को समझने के लिए हमने 2 पंक्तियाँ ली हैं, जैसे मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, दुख में दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। यानी यहाँ पर शब्द और अर्थ के बीच सुंदरता की होड़ लगी है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये इसी के अंतर्गत आती हैं। तो हमने साहित्य के अर्थ और परिभाषा के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि साहित्य के कौन कौन से छोर होते हैं। तो हमारे सामने साहित्य के 2 छोर होते हैं, जिसमें पहला छोर होता है कल्पना का छोर, दूसरा छोर होता है हमारे सामने यथार्थ का छोर। एक उत्तम रचना में न केवल कल्पना का आधित्य होना चाहिए और न ही यथार्थ का, उसमें इन दोनों का उचित अनुपात होना चाहिए। एक अच्छा साहित्यकार समाज के सत्य को ग्रहण करके उसमें अपनी कल्पना शक्ति के विविध रंग भरते हुए उसे यथार्थ के धरातल पर पाठकों तक पहुंचाता है। तो यानी साहित्य के 2 छोर होते हैं, कल्पना का छोर और यथार्थ का छोर। कि मतलब साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो न तो पूरी तरीके से कल्पना का बेस लेकर चलता है और न ही पूरी तरीके से यथार्थ का बेस लेकर चलता है। तो अच्छा साहित्यकार वह साहित्यकार कहलाता है जो यथार्थ को देखकर उसमें थोड़ी बहुत अपनी कल्पना को ऐड करके उसको लिखता है, उसमें अपनी रचनात्मकता को दिखाता है, वही अच्छा साहित्यकार कहलाता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी साहित्य में जो बात लिखी जाती है वो जिस समय लिखी जाती है वह उस समय के आसपास की बात ही होती है। जैसे जो गबन उपन्यास है वो साहित्य के अंतर्गत ही आता है। गबन जो उपन्यास वो 1931 में लिखा गया है। तो उसमें जो समाज में बात
बाल विवाह की जो रीति थी, अनमेल विवाह जो था, भ्रष्टाचार जो उस समय व्यापक था, वैश्याओं की जो बुरी स्थिति थी, आदि विषय प्रेमचंद जी ने अपने इस उपन्यास में उठाए हैं। तो जिससे हमें पता चलता है कि उस जो 1931 का समय था उसमें ये सारी चीज़ें वहाँ पर व्यापक ही थी। उस समाज का वो दर्पण हमारे सामने बनकर आता है, उसका आईना बनकर हमारे सामने आता है। तो इस तरीके से जो साहित्य होता है उसके अंतर्गत समाज का दर्पण होता है, वो समाज का आईना ही होता है। साहित्य में विचार, भाव, कल्पना, शैली सबका अनूठा संगम हमें देखने को मिलता है। यानी साहित्य के अंतर्गत रचनाकार के विचार हमें मिलते हैं, उसके भाव हमें मिलते हैं, उसने जो कल्पना की है वो हमें मिलती है, जिस शैली का प्रयोग किया है वो भी हमें मिलता है। तो इस तरीके से हमें इन सब का अनूठा संगम देखने को मिलता है। साहित्य में रचनाकार, रचना और रचना की अभिव्यक्ति तीनों का सामंजस्य होना जरूरी है। विधा के आधार पर उसकी रचनात्मकता में बदलाव आता है। तो यानी जैसे हमारे सामने विधाओं के अंतर्गत कहानी विधा, उपन्यास विधा, कविता विधा, निबंध विधा, संस्मरण विधा, बहुत सारी विधाएं आती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो रचनात्मकता होती है वो बदलती रहती है। जैसे कविता की जो विधा है उसमें हम एक उदाहरण लेंगे, नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है कविता में एक अलग भाषा का प्रयोग किया गया है, उसमें प्रकृति का चित्रण हमें देखने को मिलता है। दूसरे उदाहरण में हम कहानी विधा को लें तो उसके अंतर्गत जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था, जो हिंदी की पहली कहानी के अंतर्गत भी आता है। तो इसमें पंजाब साइड की जनभाषा का प्रयोग किया गया है, इस बाजार का चित्रण किया गया है, इसकी भाषा शैली हमें अलग दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू बादल को घिरते देखा है, बाजार का चित्रण मुख्यतः हमें देखने को मिलता है। एक और उदाहरण हम लें उपन्यास विधा का, उसमें हम जो देखेंगे प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है गबन उपन्यास, इसमें बिल्कुल ही सरल सामान्य भाषा का प्रयोग किया गया है। तो हमने देखा कि सब में रचनात्मकता हमें अलग अलग दिखाई देती है कि बादल को गिरते देखा कविता में प्रकृति का चित्रण हमें मिला है, उसने कहा था हमें बाजार का चित्रण मिला है, और गबन में उस समय के समाज का चित्रण हमें मिला है। चित्रण के आधार पर भी इसकी भाषा जटिल है, इसकी भाषा बाजार वाली भाषा है, व्यापारी वाली भाषा है। गबन उपन्यास में जन सामान्य की भाषा हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से साहित्य में विधा के आधार पर रचनात्मकता बदलती रहती है। अब कुछ बिंदु आते हैं जो साहित्य में साहित्यकार को लिखते समय ध्यान रखने चाहिए। रचनाकार की दृष्टि मानवीय गुणों को अधिक से अधिक उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। साहित्य में जीवन को समझने की, उसे उचित रूप से प्रतिबिंब करना, यानी एक तरीके से जब हम उसे पढ़े तो हमारे आंखों के सामने उसका चित्र सा बन जाना, या उसकी एक जैसे वीडियो सी चलना, वो प्रतिबिंब होना। कठिनाइयों में सार्थक राहें सुझाने की क्षमता होनी चाहिए। तो मतलब साहित्य के अंतर्गत क्या कि हमें पता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो इसके अंतर्गत जो समाज में जीवन होता है उसको समझने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, उसे उचित रूप में प्रतिबिंब करने की, उसकी एक तरीके से हमारे आंखों के सामने दर्शन सा वो हमें नजर आए, वो उसके अंतर्गत क्षमता होनी चाहिए। और जो उसमें कठिनाई हमें दिखती हैं उसका सॉल्यूशन देने वाला वो हमें होना चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ वो सउद्देश्य होना चाहिए, यानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वो नहीं लिखा होना चाहिए, उसके अंतर्गत कुछ उसका राइटर का उद्देश्य भी उसके अंतर्गत होना चाहिए, जिससे पढ़ने पाठक वर्ग जो है उसको उससे कुछ शिक्षा मिले। साहित्य में कथा वस्तु, पात्र योजना, कथोपकथन, देश काल, भाषा, शैली तथा उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरीके से उसमें साहित्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। साहित्यकार को साहित्य लिखने से पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए। रचनात्मकता के विविध क्षेत्र में दूसरा हमारे सामने आता है पत्रकारिता। पत्रकारिता के बारे में भी हम सबसे पहले अर्थ एवं उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो अर्थ के आधार पर हम देखेंगे कि पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी का शब्द जर्नलिज्म का प्रयोग किया जाता है, जिसकी व्युत्पत्ति जर्नल शब्द से हुई है, यानी जिसकी उत्पत्ति जर्नल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ यानी जर्नल शब्द का अर्थ होता है दैनिकी, दैनंदिनी, रोजनमाचा। पत्रकारिता के संदर्भ में इसका अर्थ पत्र, अखबार तथा दैनिक को होता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, दैनिक जागरण आदि जो भारत के पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखेंगे पत्रकारिता की परिभाषाएं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे W.T. स्टीड। W.T. स्टीड ने कहा है, कला, वृत्ति और जनसेवा ही पत्रकारिता है। इंदे विद्याचस्पति ने कहा है, पत्रकारिता पांचवा वेद है।
जिसके द्वारा ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपने बंद मस्तिष्क को खोलते हैं। आगे हमारे सामने परिभाषा है एक शायर जो शायरी लिखते हैं अकबर इलाहाबादी की। उन्होंने कहा है, खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इन परिभाषाओं को अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आएंगी। ऐसे एकदम से पढ़ने पर ये आपको समझ नहीं आएंगी। अगर आप इनको 1-2 बार पढ़कर इन पर विचार करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। पत्रकारिता यानी मीडिया। अब मीडिया हमारे सामने 2 प्रकार की होती है, एक इलेक्ट्रिक मीडिया, दूसरी प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रिक के अंतर्गत हमारे सामने आते हैं न्यूज़ चैनल और प्रिंट के अंतर्गत हमारे सामने आते हैं न्यूज़पेपर्स। तो हम पत्रकारिता का प्रिंट माध्यम ही पढ़ेंगे पर यानी अखबार या पत्रकारिता। अब ये भी हमारे सामने 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है खेल पत्रकारिता, दूसरा फिल्म पत्रकारिता, तीसरा बाल पत्रकारिता, चौथा कृषि पत्रकारिता, 5वां वाणिज्य पत्रकारिता। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है खेल पत्रकारिता। खेल से संबंधित लेखों में लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि खेल को प्रोत्साहन देने वाली जानकारी को छापा जाए। जब न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें खेल का एक अलग ही पेज होता है जिसमें क्रिकेट वगैरह इस तरीके से हर एक मैच को दिखाया जाता है। तो उसमें लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि खेल को प्रोत्साहन देने वाली जानकारी वह छापे। जैसे गीता बबीता फोगाट जब जीती थी कुश्ती में तो उनके बारे में पत्रकारिता में बहुत सारी जानकारी उनके बारे में छापी गई थी, जिससे उनसे प्रेरणा लेकर भारत की बहुत सारी लड़कियों ने या महिलाओं ने कुश्ती खेलना शुरू कर दिया और उनके हौसले कहीं न कहीं बढ़े, उन्हें प्रोत्साहन मिला था। खेल पत्रकारिता के अंतर्गत जो खेल शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, इसके अंतर्गत ये होता है कि वे शब्द यूज़ किए जाते हैं जो खेल में यूज़ किए जाते हैं, जो खेल विशेष में किए जाते हैं। जैसे छक्के छुड़ा देना, चौका मार देना, शय और मात, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें नई नई जानकारियाँ देनी चाहिए। खेल से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं या कोच होते हैं उनके विचार उसमें रखने चाहिए, विभिन्न खिलाड़ियों के अनुभव उसमें रखने चाहिए, जिससे जो है उनकी सृजनात्मक क्षमता और भी रोचक बनकर हमारे सामने आए। हर आयु वर्ग को ध्यान में रखकर इसमें सृजनात्मकता की जानी चाहिए कि मतलब ये जो खेल के बारे में पत्रकारिता होती है इसे हर वर्ग का व्यक्ति इसे पढ़ता है, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो। तो रचनाकार को उसमें ना तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए और न ही बिल्कुल साधारण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसे ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो हर एक वर्ग के व्यक्ति को समझ में आ जाए। मीन्स बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो व्यक्ति होते हैं हर एक को समझ में आ जाना चाहिए। इसके पश्चात हमारे सामने आती है फिल्म पत्रकारिता। फिल्म पत्रकारिता में विभिन्न समाचार पत्रों में छपने वाले फिल्मी कॉलम तथा फिल्मी जगत की पत्रिकाएं आती हैं। कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कुछ न्यूज़पेपर्स तो ऐसे होते हैं जिनमें महीने में एक बार फिल्मी जगत के बारे में आता है, लेकिन कुछ अखबार या पत्र ऐसे होते हैं जिनमें हर रोज़ कुछ कॉलम निकाल दिए जाते हैं फिल्मी जगत के लिए, वहाँ पर उनके बारे में बताया जाता है। इसमें अभिनेता अभिनेत्रियों के फैशन को लेकर, उनके लुक्स को लेकर जानकारी दी जाती है, उनके आने वाली मूवी के बारे में जानकारी दी जाती है, या उस मूवी में वो किस रोल को प्ले कर रही हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इस तरीके से उनकी हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे हाल ही में करीना कपूर और अनुष्का शर्मा दोनों ही प्रेग्नेंट है, तो उनकी लुक्स को लेकर, उनके फैशन को लेकर, उनको मेकअप को लेकर उन दोनों की आपस में तुलना की जा रही है। उनके लुक्स को लेकर अगर हम बात करें तो जैसे अभी हाल ही में नेहा कक्कड़ ने शादी की है, तो उन्होंने शादी में जिस लुक को अपनाया था उसकी तुलना अपना अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण की लुक्स के साथ उसे कंपेयर किया जा रहा है। और नेहा कक्कड़ को इन सब की लुक्स का रीमेक करने वाले भी कहा जा रहा है, क्योंकि वो ज़्यादातर गानों का रीमेक कर रही थी। तो जब उन्होंने अपनी शादी में भी इनसे मिलती जुलती लुक्स को अपनाया तो इस पर भी लोगों ने उस पर रीमेक का धब्बा थोप दिया। तो इनमें कुछ पत्रिकाओं के उदाहरण हमने लिए हैं, जैसे फिल्मी कलिया पत्रिका, फिल्म रेखा पत्रिका, सुषमा पत्रिका, मायापुरी पत्रिका, युग छाया पत्रिका इत्यादि फिल्मी पत्रिकाएं हमारे सामने आती हैं। आगे हमारे सामने आती है बाल पत्रकारिता। बाल पत्रकारिता में बच्चों से संबंधित साहित्य को अलग से पत्रकारिता में प्रकाशित किया जाता है। डेली जैसे आते हैं तो उनके अंतर्गत पहेली आ गई या कुछ ड्राइंग्स दे दी, उसमें कलर्स भरने होते हैं। तो इसमें बच्चों से संबंधित चित्रों के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से इसमें कहानी होती है। कुछ चंपक, नंदन, तितली, बाल भारती,
आदि पत्रिकाएं आती हैं। इसके पश्चात हमारे सामने आती है कृषि पत्रकारिता। आज के समय में ग्रामीण जनता की कृषि संबंधित जानकारी से अभिव्यक्ति करने हेतु कृषि से जुड़े हर विषय को अलग अलग पत्रिका में प्रकाशित करवाया जा रहा है। ये पत्रिकाएं कृषि को बढ़ाने के लिए अलग अलग पत्रिकाओं में छपवाया जा रहा है। ये पत्रिकाएं सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर छापी जाती हैं। इस प्रकार की पत्रिका के लेखक में वही शब्दावली प्रयोग करनी चाहिए जो व्यवहारिक और प्रचलित शब्द हों। इसमें पाठक किसान होता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह अधिक पढ़ा लिखा हो, तो इसलिए इसमें जो शब्दावली है वो लोक प्रचलित शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए या व्यवहारिक शब्दावली का इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। कृषि संबंधित लेखों में सरकारी स्तर पर चलाई जाने वाली विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी इसमें दी जानी चाहिए जिससे किसानों को लाभ उनका पहुंचे। दूरदर्शन पर आने वाला कृषि दर्शन कार्यक्रम भी कृषि पत्रकारिता के अंतर्गत आने वाला कार्यक्रम ही है। इसके पश्चात हमारे सामने आता है वाणिज्य पत्रकारिता। विभिन्न तरह के व्यापारों, शेयर बाजारों से जुड़ी हुई सूचनाएं वाणिज्य पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। शेयर बाजार की रिपोर्ट, सोने चांदी के भाव आदि वाणिज्य पत्रिकाओं में और पत्रों में छपने वाली जानकारी होती है। भारत में 1780 में बंगाल गजट नामक का पहला पत्र प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अन्य पत्र हमारे सामने आए हैं। अब हम जानेंगे पत्रकारिता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पत्रकारिता देश के हर वर्ग से जुड़ने का माध्यम होता है। अंततः पत्र लेखकों को लेखन के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग करें। यानी इस पत्रकारिता या न्यूज़पेपर जो होते हैं उसे हर वर्ग के लोग पढ़ते हैं, यानी बच्चा, बूढ़ा, जवान, इस तरीके से हर वर्ग, स्त्री, पुरुष, हर वर्ग के लोग उसे पढ़ते हैं। तो यह पत्रकारिता के लेखकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सरल भाषा का प्रयोग किया। पत्रिकाओं में निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी वो निष्पक्ष होने चाहिए। इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई मान लीजिए कि सरकार को लेकर ही कोई पत्र लिखा जा रहा है तो ये ना हो कि जो सरकार अभी है सिर्फ उसी के पक्ष में बात हो और जो दूसरे पक्ष हैं जो सरकार की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनको हमारे सामने ही न लाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पत्रकारिता को निष्पक्ष ही होना चाहिए। पत्रकारिता में लेखक को संस्कृति के उत्थान को ध्यान रखना चाहिए। पत्रकारिता में दिए गए लेखों में तथ्यों की प्रामाणिकता के प्रति सतर्क रहना चाहिए। जो तथ्य पत्रकारिता में छप रहे हैं उनके कुछ प्रमाण उनके पास रहने चाहिए, तभी उनको पत्रों में छापें। पत्र पत्रिकाओं में आकर्षक और विषयानुकूल चित्रों का प्रयोग करें। यानी कि अगर खेल का कोई पेज हम दे रहे हैं तो उसके अंतर्गत अट्रैक्टिव सी हम खेल की कोई इमेज उसके अंतर्गत डालें। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो चित्र हम उसके अंतर्गत डाल रहे हैं वो पहले कभी प्रयोग न की गई हो। लोक प्रचलित शब्दावली का प्रयोग करें, क्योंकि पत्रों को हर वर्ग का लोग पढ़ता है, तो उस लोक प्रचलित शब्दावली का प्रयोग करें जिसे हर लोग समझ सकें और शब्दों की उसमें पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी एक शब्द को बार बार दोहराया नहीं जाना चाहिए। खबर पूरी होने पर नीचे खाली स्थान न छोड़े। खबर पूरी हो जाए तो उसके नीचे खाली हिस्सा नहीं छोड़ना चाहिए। उसके नीचे या तो कोई ऐड डाल दे, एडवर्टीजमेंट डाल दे, या उसके नीचे कुछ अन्य छोटी न्यूज़ डाल दे जिससे समाचार पत्र में खाली स्थान हमें न दिखे। प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों या सूक्तियों का प्रयोग उसके अंतर्गत करना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके बिंदु हैं जो ध्यान में रखना चाहिए लिखने से पहले। इसके पश्चात जो हमारा अभिव्यक्ति का तीसरा क्षेत्र आता है वो आता है विज्ञापन। तो सबसे पहले हम विज्ञापन के बारे में भी उसके अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानेंगे। अर्थ के आधार पर हम जानेंगे कि विज्ञापन जो शब्द है वो वी प्लस ज्ञापन शब्द से बना हुआ है, जहाँ पर वी से अभिप्राय है विशिष्ट और ज्ञापन से अभिप्राय है सूचना। अंततः विज्ञापन का अर्थ है विशिष्ट सूचना यानी विशेष सूचना। अंग्रेजी में विज्ञापन के लिए एडवर्टाइजिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह लैटिन भाषा के एडवर्टर से बना है जिसका अर्थ है मस्तिष्क का केंद्रीभूत होना। दूसरे शब्दों में मस्तिष्क को प्रभावित करना या किसी विशेष वस्तु व व्यक्ति के प्रति जन सामान्य के मस्तिष्क को आकर्षित करने का प्रयास करना ही विज्ञापन है। इसकी परिभाषा के तौर पर हम जाने तो हिंदी कोश के अनुसार समझना, सूचना देना, इश्तेहार करना, निवेदन करना, प्रार्थना करना ही विज्ञापन है। तो हमने विज्ञापन की परिभाषा के बारे में जाना, उसके अर्थ के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि विज्ञापन किस प्रकार के होते हैं। तो विज्ञापन हमारे सामने दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्पाद प्रधान, दूसरा जागरूकता पैदा करना।
उत्पाद प्रदान के अंतर्गत किसी प्रोडक्ट को बेचा जाता है, उससे प्रॉफिट हासिल किया जाता है। उदाहरण के लिए सर्फ एक्सेल की ऐड, टाइड की ऐड, इस तरीके से बहुत सारी ऐड आती हैं। जागरूकता पैदा करने वाले जो विज्ञापन होते हैं उसमें लोगों को जागरूक किया जाता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजकल कोरोना काल में कॉलर ट्यून लगी है सबके फ़ोनों में कि कोरोना काल चल रहा है, दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें। तो इससे जागृति पैदा करना भी विज्ञापन का एक उद्देश्य होता है। विज्ञापन के अब हम जानेंगे विज्ञापन के माध्यम। तो हमारे पास विज्ञापन के बहुत सारे माध्यम होते हैं, जिसमें एक माध्यम होता है मुद्रण माध्यम, जिसे पैसे देकर छापा जाता है। दूसरा माध्यम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तीसरा चलचित्र माध्यम, चौथा अन्य माध्यम। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत हमारे सामने समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हमारे सामने श्रव्य माध्यम जैसे रेडियो, श्रव्य दृश्य माध्यम जैसे टीवी, इंटरनेट, ये सब चीज़ें आती हैं। चलचित्र माध्यम के अंतर्गत हमारे सामने आता है जैसे सर्फ एक्सेल, टाइड की टीवी में कोई ऐड आती है तो वो एक चलचित्र के माध्यम से हमारे सामने आती है। और अन्य माध्यमों के अंतर्गत हमारे सामने आउटडोर, पर्चे, पोस्टर, बैनर, उपहार आदि ऐसी चीज़ें आती हैं। तो हमने विज्ञापन के विविध माध्यमों को भी जान लिया है। अब हम विज्ञापन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को आकर्षित करना होता है, उन्हें अट्रैक्ट करना होता है। जनमानस में ब्रांडेड नेम की छाप बना सके ऐसा विज्ञापन होना चाहिए। जैसे इस तरीके से बहुत सारे ब्रांड हमारे सामने आते हैं जिनके नाम लेते ही लोगों के अंतर्गत एक इमेज बन जाती है कि इतने महंगी चीज़ है ये, जिस ब्रांड के ही उस पर पैसे लग रहे हैं। विज्ञापन की लोकप्रियता होनी चाहिए कि अगर हम कोई विज्ञापन बना रहे हैं तो वो लोगों तक जाना चाहिए, लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, लंबे समय तक लोग उसको याद रख सके, ऐसा होना चाहिए। विज्ञापन सूचनाप्रद होना चाहिए, यानी वो विज्ञापन वो होना चाहिए, अगर हम किसी चीज़ का विज्ञापन दे रहे हैं तो उसके बारे में पूरी नहीं तो आधी से अधिक जानकारी वो दे सके। भाषा में नवीनता होनी चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए कि पिछले विज्ञापन में कोई शब्द यूज़ किए गए थे तो अगले विज्ञापन में भी वही शब्द यूज़ कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें नवीनता होनी चाहिए, नए शब्दों का प्रयोग उसमें होना चाहिए। दूसरे विज्ञापन से भिन्न होना चाहिए कि ये नहीं हो कि जैसे टाइड की अगर हम कोई ऐड दे रहे हैं तो सर्फ एक्सेल की ऐड में भी हम जो टाइड वाली लाइनें हैं वहीं पर यूज़ करते हैं, उसके जो गुण टाइड के हैं वहीं हम सर्फ एक्सेल में डाल दें, उससे कुछ विशेष बढ़कर भी उसके अंतर्गत होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि दोनों एक जैसे सेम हो, हम उसमें अंतर ही न कर पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए ताकि विज्ञापन जो है वो जल्दी से लोगों को याद हो जाए। कम से कम शब्दों में ज़्यादा बात प्रस्तुत करे ऐसा विज्ञापन होना चाहिए। फ्लेवर उसके अंतर्गत होना चाहिए, रिदम, फॉर्म, तुकबंदी, लय इत्यादि होनी चाहिए ताकि ये जो चीज़ें होती हैं ये लोगों को जल्दी पकड़ में आती हैं, तो ये उसके अंतर्गत होनी चाहिए। अभिनेता अभिनेत्रियों का प्रयोग करें और अभिनेत्री के माध्यम से उस ऐड का प्रमोशन करते हैं। और अगर वीडियो में बात करें तो बहुत सारी ऐसी ऐड हैं जिसमें बहुत सारे अभिनेता आकर उस प्रोडक्ट के बारे में हमें बताते हैं जिससे हम खरीदते भी हैं। तो इस तरीके से अभिनेता अभिनेत्रियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे लोगों का उसकी तरफ रुझान बढ़े। हाईलाइट करें, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि लुभावने शब्द उसके अंतर्गत होने चाहिए। जैसे अगर सेल अगर हम लगा रहे हैं तो बड़े बड़े शब्दों में सेल 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 हमें लिखना चाहिए, या फिर धमाका हमें लिखना चाहिए, डिस्काउंट बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। आजकल गूगल पे, पेटीएम ये चल रहा है तो हमें ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत लिखनी चाहिए। ऐसे शब्द लिखने चाहिए जिससे दूर से देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाएं। और अगर हम कहीं बाहर हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बड़े बड़े पोस्टरों पर लिखा होता है सेल सेल सेल, यहाँ पर आइए एक के साथ एक फ्री। इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। शब्दों के साथ चित्रों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। मनोरम शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाना चाहिए, या वो मनोरम होना चाहिए जिसे बार बार देखने पर उबाऊपन न आए। मुहावरों का प्रयोग उसके अंतर्गत किया जाना चाहिए, जैसे दांत खट्टे कर देना जो पतंजलि की ऐड है। इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे लोगों को देखने पर या उसे पढ़ने पर थोड़ी सी आकर्षण की भावना उनके अंतर्गत जगे। तो आज की इस वीडियो में हमने अपना प्रश्न तैयार किया है रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमने साहित्य, पत्रकारिता और विज्ञापन के बारे में जाना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।